Good morning. So in today's video we will be discussing about forms of organizing public sector enterprises. In the previous video I have gave you a brief introduction. We have discussed about private, public and global enterprises. Briefly we have seen a brief discussion about them, which is given in your book, in your textbook, and today we will be discussing about forms of organizing public sector enterprises. So let's discuss this. So here I have attached a paragraph which is given in your book only. Okay, so let's discuss it. Government participation in business and economic sectors of the country needs some kind of organizational framework to function. मतलब कि गवर्नमेंट किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है कंट्री के बिजनेस में, कंट्री के व्यापार में, और किस तरीके से जो इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उसमें किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करती है, उसके लिए पूरा एक उसे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा. ठीक है. अब ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का सिंपली मीन हुआ कि अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है आपकी जो गवर्नमेंट है, कोई भी को मान लो अगर हॉस्पिटल खोल रही है तो हॉस्पिटल में किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, किस तरीके सारी सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, कौन किसके कंट्रोल में होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क. स्टेट लेवल पे कैसी सुविधाएं दी जाएंगी, सेंट्रल लेवल पे कैसी सुविधाएं जाएंगी, किस तरीके से जो है इकोनॉमिक सेक्टर में या फिर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगी गवर्नमेंट, क्या उसकी रणनीतियाँ होंगी. दीज ऑल कम अंडर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क. मतलब कि कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप प्लानिंग करते हो ना, किस तरीके से, मतलब एक फ्रेमिंग करते हो माइंड में कि हाँ हम इस तरीके से बिज़नेस को चलाएंगे, ये करेंगे, इतने एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, ये काम होगा, ये ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, और हम ओनर होंगे, हमारे संग ये भी ओनर होंगे. तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट को भी मेनटेन करना पड़ता है ताकि वो लोग काम कर सकें. You have studied about the forms of business organization in the private sector, which is sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative and company. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर के जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे कि कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर में आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके के खोल सकते हो. तो एक था सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें अकेला बंदा बिजनेस चलाता था, एक था पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के बिजनेस चलाते थे, एक था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें जॉइंट फैमिली के पुराना बिजनेस चलता आ रहा था, जिसमें करता होता था, और एक था कोऑपरेटिव सोसाइटी, 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग मिल के जब एक साथ सोशल वेलफेयर के लिए आते थे और अपना बिजनेस चलाते थे, एंड कंपनी दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है. अब हम लोग एक चार्ट पढ़ेंगे जिसमें आपके इंडियन इकोनॉमी को, देखो इस चार्ट में दो तरीके में इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है. ठीक है. वेट या ठीक है. एक है आपका पब्लिक सेक्टर, एक है आपका प्राइवेट सेक्टर. दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी में दो तरीके के सेक्टर्स चलते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर. ठीक है. अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जो सब डिवीजन है, मतलब पब्लिक सेक्टर किस किस टाइप में, कितने टाइप्स के होते हैं. पब्लिक सेक्टर के सब डिवीजन्स हैं आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. सेकंड जो आपका आता है वो है यहाँ पे सब डिवीज़न स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज. ठीक है. तो पब्लिक सेक्टर में 3 तरीके के सब डिवीजन्स हैं, मतलब कि इसके पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से टाइप की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट कंपनीज, एंड द मिडिल वन इज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. ठीक है. तो एंड इन प्राइवेट सेक्टर आप कितने तरीके की फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एंड मल्टी नेशनल कोऑपरेशंस. मल्टी नेशनल कोऑपरेशंस किसको कहते हैं? अगर कोई कंपनी अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में भी काम कर रही है, अपने उसने ब्रांचेस खोल रखी हैं, दैट इज़ नोन एज MNC, जिसको हम लोग मल्टी नेशनल कंपनी भी बोलते हैं और मल्टी नेशनल कोऑपरेशंस भी बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि आपकी गूगल हो गई, MI हो गया. MI आपका बेसिकली जो MI Xiaomi फ़ोन कंपनी है वो आपका चाइना को बिलोंग करती है, चाइना का ओनर है उसका, चाइना कंपनी है, बट उसने अपने पूरे दुनिया भर में अलग अलग पॉइंट में ब्रांचेस खोल रखे हैं. दुनिया भर मतलब ये नहीं कि हर कंट्री में खोल रखे हो, कई कंट्रीज़ में खोल रखे हैं. ठीक है. अब कंपनी के भी सब डिवीजन्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अगर किसी कंपनी का ओनर कोई भी इंडिविजुअल इंसान है तो डेट इज़ नोन एज प्राइवेट कंपनी. इंडिविजुअल मतलब ये नहीं कि वो अकेला हो सकता है, कई लोगों का ग्रुप भी हो. ठीक है. लेकिन अगर
कोई कंपनी जो है ओन्ड की जाती गवर्नमेंट द्वारा, तो वो हो जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी वो किस में डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के हमारे 3 सब डिविजन्स थे। पहला था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसके दूसरा था हमारा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड द थर्ड वन वाज गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली कंपनी, कोऑपरेटिव कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। फिर कंपनी के भी 2 सब डिविजन्स थे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, in the public sector as it grows an important question arises in respect of how is to be organized or what form of organization it should take। पब्लिक सेक्टर में जब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होने वाला होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि किस तरीके से हम लोग उस बिज़नेस की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, और कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ मेजर रोल टू प्ले द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है पब्लिक सेक्टर के सारी चीज़ों को, बट द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स पीपल। लेकिन गवर्नमेंट अपने पीपल के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, अपने ऑफिस के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू काम करती है हमारी इकोनॉमी में, जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आप अगर नगर निगम में जाओ तो वो ओन्ड एंड कंट्रोल किए जाते हैं आपके गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह तो नहीं ले सकते ना डिसीजन। गवर्नमेंट कोई एक इंसान का नाम नहीं है ना। फॉर दिस पर्पज़ पब्लिक एंटरप्राइजेज वर फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसी पर्पज़ के लिए जो है हमारा गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस खोले ताकि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके हमारे कंट्री के। दे आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन टुडेज लिबरलाइज्ड एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। They are expected to contribute to the economic development of the country in today's liberalized and competitive world। गवर्नमेंट का बेसिकली एम ये होता है कि वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिकली इंडिया को डेवलप करने में हम कंट्रीब्यूशन दें। ठीक है, इंडिया में कई सारी फर्म्स को बढ़ाएं, इंडिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट लाने में वो भी हेल्प करें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लाने में वो भी हेल्प करें। ठीक है, इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। These public enterprises are owned by the public and are accountable to the public through the parliament। ये पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होती हैं वो कौन ओन करता है, पब्लिक ओन करती है, ओनर पब्लिक होती है और वो पब्लिक को ही अकाउंटेबल होती है, पब्लिक को ही आंसरेबल होती है। किसके थ्रू, थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू। दे आर करेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक फंड्स। पब्लिक ही इसकी ओनर होती है, पब्लिक ही शेयर्स खरीद के पैसा देती है जो इसकी एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है, और पब्लिक ही अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको आंसर भी पब्लिक को ही देना पड़ता है, अपनी बैलेंस शीट वगैरह भी सब पब्लिक को ही दिखानी पड़ती है। ठीक है, अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक कोई भी अगर पब्लिक बिजनेस कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज खोल ली तो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म ले सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन, कि उसके ऑपरेशन का बिजनेस क्या है, ऑपरेशंस का नेचर क्या है। ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, और उनकी गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या रहेगी इस बेसिस पे। द सूटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड डिपेंड अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट के संग किस तरीके का रिलेशन रहेगा और क्या नेचर है, कौन सा बिजनेस चला रहे हैं, किस चीज़ के लिए एंटरप्राइज खोलेगी, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करेंगे फॉर पब्लिक एंटरप्राइज। At the same time, in accordance with general principles, any organization in the public sector should ensure organizational performance, productivity and quality standard। इसके साथ साथ हमें कुछ जर्नल प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखना पड़ता है while choosing business organization for public enterprise। At what sort of business organization should it opt for? कौन कौन से पॉइंट हैं कि पब्लिक सेक्टर को ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ख़राब होगी तो नुकसान हमारी इकोनॉमी को ही होगा। प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब कि ये तीनों पॉइंट बहुत ही लो लेवल पे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक एंटरप्राइज मे टेक एज फॉलोज। कौन कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंटरप्राइज ले सकते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ले सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी ले सकते हैं, एंड द मिडिल वन इज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से ले सकते हैं?
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज, डिपेंडिंग अपॉन कंसीडरिंग ऑल द पॉइंट्स विच वी हैव रेड अबव। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ले सकते हैं एंड गवर्नमेंट कंपनी ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। सो जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसको पढ़िए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।